हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS2 MTS एग्ज़ाम 2020 जो कि MP सर्कल में हुआ था। उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन आज हम इसको डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जो भारतीय नौसेना के जहाज़ों में यात्रा कर रहे कर्मचारियों की जो डाक है उसको प्रेषित की जाएगी। यानी कि सिंपली पूछा गया है कि जो लोग भारतीय नौसेना में कर्मचारी हैं या वहाँ पर ड्यूटी करते हैं तो उनकी डाक उनको कैसे पहुँचाई जाती है। तो उनकी डाक केयर ऑफ करके यानी CO लिख करके फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई के लिए भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अनिश्चित पते वाली वस्तुओं पर क्या कार्रवाई की जाती है। अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जिस पर पता इनडेफिनेट है, यानी कि उसका पता ही नहीं है कि किसको बांटनी है किसको नहीं बांटनी है, ऐसी जो डाक होती है उन्हें RLO यानी रिटर्न लेटर ऑफिस के लिए भेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अगर विदेशों को भेजे जाने वाले डाक वस्तुओं पर पता कहाँ लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका जो एड्रेस लिखने के लिए उनका तरीका है वो है कि जो लेटर्स हैं वो रोमन लैंग्वेज में और फिगर्स हैं यानी कि जो अंक हैं वो अरबी भाषा में लिखे होने चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यानी कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से अगर ऐसा कौन सा ऑप्शन है या ऐसा कौन सी डाक है जिसे बुक पैकेट के माध्यम से भेजा नहीं जा सकता है। तो जो रिटन कम्युनिकेशंस होते हैं, लिखित संदेश होते हैं, उन्हें बुक पैकेट के माध्यम से भेजा नहीं जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिटन कम्युनिकेशन या लिखा हुआ संदेश। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं बुकिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स, प्रिंटेड नोटिस और प्रिंटेड सर्कुलर और प्रिंटेड इन्विटेशन, इन तीनों को बुक पैकेट के माध्यम से हम लोग भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में पूछा गया है कि कोई डाक वस्तु जिस पर ऐसा कोई डाक टिकट लगा दिया गया हो जो उस समय पर उपयोग में आता हो, लेकिन अब उसका उपयोग डाक भार की अदायगी के लिए नहीं किया जाता है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली पूछा यह गया है कि अगर कोई डाक वस्तु है उस पर किसी भी प्रकार की डाक टिकट लगी हुई है, आज की डेट में लगी हुई है, और कुछ दिनों बाद ये जो डाक टिकट लगी है वो उससे हम लोग पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो डाक टिकट लगी ऐसी वस्तुओं को उनका क्या करना चाहिए। तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं, ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें सेंडर को यानी कि भेजने वाले के लिए वापस कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पोस्ट बॉक्स का किराएदार यदि 1 सप्ताह तक डाक सामग्री को क्लियर नहीं करता है तो उसके साथ में क्या किया जाता है। तो अगर कोई पोस्ट बॉक्स का किराएदार है, 7 दिन तक उसकी जो डाक है उसमें वहीं पड़ी रहती है पोस्ट बॉक्स के अंदर में, तो उसके लिए एक नोटिस भेजा जाता है बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी कि पंजीकृत डाक से उसको एक नोटिस भेजा जाता है कि जो डाक है उसको वो क्लियर कर दे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो जो रात्रिकालीन डाकघर होते हैं यानी कि जो नाइट पोस्ट ऑफिसेज होती हैं, उनमें जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं उनको अगर पोस्ट करना चाहता है कोई, तो कब पोस्ट कर सकता है। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को नाइट पोस्ट ऑफिस में वर्किंग डेज़ के अलावा संडेज़ को, और जो पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज़ होती हैं, राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं, उनमें भी इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि 24/7 इनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो आंसर होगा वो होगा एक्सेप्टेड ऑन ऑल डेज़, यानी कि सभी दिनों में से स्वीकार कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि जो पोस्ट ऑफिस में PPF के खाते होते हैं, लोक भविष्य निधि के जो खाते होते हैं, उनको मिनिमम कितने रुपए से खोला जा सकता है। उनके लिए जो मिनिमम लिमिट है वो है 500 रुपये की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो नई दिल्ली से अगर भोपाल के लिए किसी को 150 ग्राम का पंजीकृत पत्र बुक करना हो तो उसके लिए उसे कितने डाक टिकट लगेंगे। तो रजिस्टर्ड अगर कोई डाक करवाता है, रजिस्टर लेटर कोई भेजता है, तो उसके लिए पहली जानकारी तो ये है कि उसे डिस्टेंस या जगह से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने वज़न पर ही इसके चार्जेस लगते हैं। तो जो
पहले का जो 20 ग्राम का जो चार्जेस होगा, फर्स्ट 20 ग्राम पर जो चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे फर्स्ट 20 ग्राम के लिए 17 रुपये तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, 5 रुपये पोस्टेज चार्ज। वहीं जो अगला जो 20 ग्राम अगर वज़न बढ़ता है तो उसके लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इस प्रकार से जब हम काउंटिंग करते हैं इनके लिए तो ये हो जाएगा 20 रुपये के लिए, फर्स्ट 20 ग्राम के लिए 22 रुपये, उसके बाद में 20 ग्राम यानी कि टोटल हो गया वज़न 40 ग्राम, उसके लिए 5 रुपये जोड़ लेते हैं। वहीं वज़न 20 ग्राम बढ़ने पर 5 फिर से, वहीं 20 ग्राम और वज़न बढ़ाएंगे तो 5 रुपये। इस तरीके से जब हम 140 ग्राम तक लगाएंगे चार्जेस और फिर जो 10 ग्राम होगा उसके लिए भी 5 रुपये लगेंगे, तो टोटल जो चार्जेस हो जाएंगे यानी जो टोटल उसका जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 57 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे इनलैंड पोस्ट के माध्यम से भेजा नहीं जा सकता है, यानी कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो मोस्ट स्पेसिफिक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि अगर कोई पार्सल है जिसमें माचिस है यानी कि एक्सप्लोजिव सामान है, यानी ये ऐसा सामान है जिसमें दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ये जो डाक वस्तु होगी या ये जो पार्सल होगा उसको बाई पोस्ट हम भेज नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि ए ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो ए ऑर्डर्स होते हैं जो कि सुप्रीटेंडेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं आरएमएस में प्रिस्क्राइबिंग चेंजेस इन शॉर्टेन लिस्ट, यानी कि अधीक्षक रेल डाक सेवा द्वारा छँटाई सूचियों में परिवर्तन करने के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं उन्हें ए ऑर्डर या का आदेश कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अपेक्षित डाक में शामिल है, यानी कि जो ड्यू मेल्स होती हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है। तो ड्यू मेल्स में जो शामिल होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों में से कोई शामिल नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो मेल बैग में पूछा गया है कि मेल बैग में क्या क्या शामिल होता है। तो मेल बैग में अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और अनरजिस्टर्ड पार्सल्स, यानी कि अपंजीकृत वस्तुएं, पंजीकृत डाक वस्तुएं और अपंजीकृत पार्सल्स तीनों शामिल होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में अब 14 की बात करते हैं। डाक विनिमय केंद्र क्या है, यानी कि पूछा गया है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो है कि ऐसी कोई पोस्ट ऑफिस या सॉर्टिंग ऑफिस या कोई सेक्शन जो कि मेल्स का एक्सचेंज करती है, आदान प्रदान करती है किनके साथ में, जो फॉरेन कंट्रीज़ में पोस्ट ऑफिस हैं, यानी ऐसा डाकघर या छटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है उसे डाक विनिमय केंद्र या ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में डेफिनेशन पूछी गई है कि जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो और जहां आगे के डाकघरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हैं और उन्हें बिना खोले छांटे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसी जो ऑफिसेज होती हैं उन्हें ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, पारवहन कार्यालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि जो एमएमसी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एमएमसी की फुल फॉर्म है मास मेलिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एएमपीसी की फुल फॉर्म क्या है। एएमपीसी का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एएमपीसी का जो शाब्दिक अर्थ है वो होगा ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अगर किसी सरकारी डाक पर या सरकारी पत्र पर डाक टिकट नहीं लगे हैं, पोस्टेज अफेक्स नहीं है, चिपके नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो उन पर जो चार्जेस हैं वो जितने की जो डिफिशियंसी होगी, डाक टिकट जितने की कमी होगी या जितना बकाया होगा उतना ही वसूला जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, विल बी डन बाई रिसीविंग बाई ड्यूज पोस्टेज चार्जेस, यानी कि बकाया डाक शुल्क प्राप्त करके किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए।
वहीं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, इनमें से कौन सी वस्तु को अंतर्देशीय डाक से भेजा जाना निषिद्ध है। तो जो टिकट प्रपोजल्स और एडवर्टीजमेंट होते हैं लॉटरी से संबंधित, उन्हें हम इंडिया पोस्ट के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं, बाई पोस्ट नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि जो प्रेषक का पता होता है वो डाक वस्तु पर कहाँ लिखा जाता है। तो जिस तरफ एड्रेस होता है उसका जो बॉटम साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पर प्रेषक का पता लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाईं तरफ सबसे नीचे वाले कोने में। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, पोस्ट बॉक्स की सुविधा लेने के लिए किराएदार किसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करेगा। अगर कोई व्यक्ति पोस्ट बॉक्स की सुविधा लेना चाहता है तो उसे जो निश्चित फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसे वो भेजता है अपने संबंधित पोस्ट मास्टर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि जो एसएस अकाउंट्स होते हैं उनको खोलने के लिए जो बच्ची होती है, गर्ल चाइल्ड होती है, उसकी अधिकतम उम्र क्या हो सकती है। तो उसकी जो अपर एज है वो 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि अप टू एज ऑफ 10 ईयर्स ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, जन्म से 10 वर्ष तक की हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, अगर किसी पत्र पर डाक टिकट के बदले रेवेन्यू टिकट लगा हो तो क्या करेंगे। तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें अनपेड ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनको अदत्त माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, किन किन डाकघरों में किराए पर पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध है। तो कुछ जो चुनिंदा पोस्ट ऑफिस होती हैं, जो सर्टेन सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस होती हैं, वहाँ पर ही पोस्ट बॉक्स की सुविधा दी जाती है या अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, किसी भी डाक वस्तु पर डाक टिकट कहाँ चिपकाया जाना चाहिए। तो डाक टिकट चिपकाने का जो सही तरीका है वो है कि जिस तरफ एड्रेस लिखा हो उसका जो राइट हैंड साइड का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी टॉप कॉर्नर ऑफ द राइट हैंड साइड, वहाँ पर डाक टिकट चिपकाए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए डाक विभाग ने किसकी स्थापना की है। यानी जो लोग फिलेटली में या फिलेटिक्स में अपना रुचि रखते हैं उनके लिए फिलेटेलिक ब्यूरोक्स की स्थापना की गई है सर्टेन पोस्ट ऑफिस में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि डाकघर यह प्रयास करता है कि वह इन डाक वस्तुओं को यथाशीघ्र डाक से भेजकर उनका जल्दी हो सके वितरण को, यानी कि बेसिकली पूछा गया है कि ऐसी कौन सी डाक वस्तुएं हैं जिनको पोस्ट ऑफिस ये चाहता है कि इनका जो वितरण है, इनका जो डिस्पोजल है वो जल्दी से जल्दी हो। तो जो फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस प्रयास यही करता है कि उनको जल्दी से जल्दी यानी कि यथाशीघ्र उनको वितरण किया जाए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि अधिकांश स्थिर रेल डाक सेवा कार्यालय में क्या व्यवस्था की जाती है। तो वहाँ पर व्यवस्था की गई है कि बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स ऑफ मेल एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, तो जो जीडीएस के जो पोस्ट ऑफिस होती हैं, यानी कि बेसिकली पूछा गया कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हम खोल कर रख सकते हैं। तो जो ब्रांच ऑफिस होती हैं जो कि जीडीएस के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के अंतर्गत आती हैं, उनके अंतर्गत आती हैं। तो उनके लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो है 5 घंटे का और जो मिनिमम टाइम है वो है 4 घंटे का। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि डाकघरों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। डाकघरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पहला है एचओ, दूसरा है एसओ, तीसरा है बीओ, यानी कि हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है इंडिया का उसमें 24 जो तीलियां हैं अशोक चक्र में वो 24 हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो सर्वप्रथम शुरुआत की थी वो कहाँ से की। तो जो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट है महात्मा गांधी का वो चंपारण से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में उज्जैन
किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्षिप्रा या शिप्रा। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी है रांची में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है वीनस यानी कि शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो जो नामित सदस्य हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो होते हैं 12। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि वर्तमान में डाक विभाग के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो कौन है? वो है श्री प्रदीप कुमार बिसोई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक मैथ के क्वेश्चंस हैं। इनसे संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख करके आप उनके आंसर्स जान सकते हैं। एक बार मैं जल्दी इनके क्वेश्चंस को आपको दिखा देता हूँ।